हाय फ्रेंड्स, न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं समान अध्ययन से संबंधित कुछ प्रश्न, है ना। ये जो है समान अध्ययन से संबंधित प्रश्न है और ये दोस्तों जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं ये जो है प्रतियोगिता दर्पण से लिया गया है ना। किसका है? प्रतियोगिता दर्पण से लिया गया है। प्रतियोगिता दर्पण से लिए हैं हम लोग, है ना। अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। और ख़ास करके ये जो है दोस्तों बिहार से रिलेटेड है ना। ये वीडियो जो है किस चीज़ से रिलेटेड है? बिहार से। चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो खास होने वाली है ना। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और साथ ही साथ दोस्तों पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भूलना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो PDF मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ ये जो है अक्टूबर 2025 का है। किस मंथ का है? अक्टूबर 2025 का है ये प्रतियोगिता दर्पण, और इसी से ये प्रश्न मैं लिया हूँ। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन है आपका ए वाल्मीकि नगर, बी है कैमूर, सी है राजगीर और डी है भागलपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात कैमूर में, है ना। तो सरकार ने क्या किया है वर्ष 2025 में, ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, वर्ष 2025 में कैमूर क्षेत्र को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। वैसे तो दोस्तों अगर बात की जाए तो जुलाई 2023 में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दे दी गई थी, है ना। और वहीं अगर पहले टाइगर रिजर्व की बात किया जाए, प्रथम टाइगर रिजर्व की बात किया जाए तो वो है आपका कौन? वाल्मीकि नगर, है ना। और ये किस जिले में है? तो ये दोस्तों आपको पश्चिम चंपारण जिले में अवस्थित है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 2 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है बिहार में उड़ान योजना के तहत, है ना, किस योजना की बात कर रहा है? उड़ान योजना के तहत 6 एयरपोर्ट किन जिलों में विकसित किए जाएंगे? बिहार में उड़ान योजना के तहत 6 एयरपोर्ट जो है 6 एयरपोर्ट किन जिलों में विकसित किए जाएंगे? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो 6 एयरपोर्ट बनेंगे दोस्तों वो जो है आपके मधुबनी हो गए, मुंगेर हो गया, है ना, सुपौल हो गया, आपका सुपौल हो गया, सहरसा हो गया, मुंगेर दो जगह आ गया, है ना। चलिए इसमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। मैं उन 6 का नाम आपको बता दे रहा हूँ, है ना। उड़ान योजना के तहत 6 एयरपोर्ट किन किन जिलों में बनेंगे? तो पहला आप नोट करेंगे मधुबनी, है ना। क्या नोट करेंगे? मधुबनी। दूसरा नोट करेंगे दोस्तों सुपौल, दूसरा नोट करेंगे सुपौल, है ना। तीसरा नोट करेंगे आप, तीसरा हो जाएगा मुंगेर, मुंगेर। चौथा हो जाएगा आपका वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर हालांकि जिला नहीं है, जिला है पश्चिम चंपारण, लेकिन पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में बनेगा। पांचवा है दोस्तों मुजफ्फरपुर, है ना। पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा मुजफ्फरपुर। और छठा की बात किया जाए दोस्तों तो छठा जिला हो जाएगा आपको क्या? सहरसा। छठा हो जाएगा सहरसा। ये 6 जिले हैं जहां उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे या प्रस्तावित हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 3 नंबर प्रश्न और तीसरा प्रश्न कह रहा है कि बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का आयोजन बिहार के कौन कौन से जिला में हुआ? ऑप्शन है ए पटना, बी राजगीर, सी गया, डी उपर्युक्त सभी शहरों में। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात सभी शहरों में। अब देखते हैं इसको बारे में थोड़ा सा दोस्तों कि बिहार में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ है इस सबसे पहले ये बताएंगे कि कौन सा संस्करण था? तो ये 7वें संस्करण था। और इसका उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया है ना? उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और इन्होंने 4 मई 2025 को 4 मई 2025 को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किए थे। यह आयोजन बिहार के केवल एक शहर में नहीं बल्कि कई प्रमुख शहरों जैसे पटना हो गया, राजगीर हो गया, है ना, गया हो गया, इसके अलावे अगर बात करें पटना, राजगीर, गया, इसके अलावे अगर बात करें दोस्तों तो भागलपुर, है ना, कहाँ? भागलपुर और बेगूसराय, भागलपुर और बेगूसराय में संपन्न हुआ था, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 4 नंबर प्रश्न और इसमें कहा गया 1 मई 2025 को बिहार में
किन दो ग्रामीण बैंकों का विलय हुआ, है ना, बिहार में किन दो ग्रामीण बैंकों का विलय हुआ। ऑप्शन दिया गया है आपका ए उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक व पश्चिम बिहार ग्रामीण बैंक, बी है दोस्तों उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया था, तो बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो स्थापित किया गया था दोस्तों वो किया गया था आपको 2 अक्टूबर 1975 को, है ना, गांधी जी के जयंती पर किया गया था। 2 अक्टूबर 1975 को पहला बिहार ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक को स्थापित किया गया था। ठीक है, और 1 मई 2025 को जो है दोस्तों उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक दोनों को विलय कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 5 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है कि बिहार में राज्य का पहला लघु मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों ये भी आपको करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन आपको दिया गया है 4, ए पटना, बी गया, सी राजगीर और डी नवादा। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अर्थात नवादा, है ना। केंद्रीय ऊर्जा गृह मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिहार में एक लघु मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित राज्य के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की घोषणा की है। यह संयंत्र जो है केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत स्थापित किया जाएगा। यह संयंत्र नवादा जिला के कहाँ बनाया जाएगा दोस्तों, नवादा में, तो रजौली में। रजौली का नाम आप लोग सुने होंगे, अगर इस क्षेत्र से होंगे तो जरूर जानते होंगे, है ना। तो रजौली में ही इसका स्थापना किया गया है। और इसकी क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता होगा दोस्तों कितना, 2000 मेगावाट, 2000 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है कि गोरखपुर पाटलिपुत्र वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कब हुआ था। ऑप्शन है अप्रैल 2025 में, मई 2025 में, जून 2025 में और जुलाई 2025 में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्थात 20 जून 2025 को। दोस्तों ये सब करंट अफेयर से क्वेश्चन है ना। तो बीपीएससी का एग्जाम तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपको बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है। आप देखें तो बिहार एसएससी सिजिल का एग्जाम होने वाला है। ये सारे प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में काम आएंगे, है ना, आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, है ना। सारे प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 7 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है दोस्तों कि जून 2025 में कच्ची दरगाह बीदपुर, है ना, कच्ची दरगाह बीदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण किसने किया। और इसमें आपको ऑप्शन भी दिया गया है ना। अगर ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो यहाँ देखें ऑप्शन दिया गया आपका 4 ऑप्शन है। क्या है, ए नीतीश कुमार, बी है नितिन गडकरी, सी है अमित शाह और डी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्थात हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 8 नंबर प्रश्न, और ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है ना। और इसमें कह रहा है जून 2025 में बिहार किस क्षेत्र में देश का पहला राज्य बन गया है। ए IR रिमोट टेस्ट के संदर्भ में, मोबाइल आधारित ई वोटिंग के क्षेत्र में, डिजिटल वोटिंग व्यवस्था के क्षेत्र में, या AI आधारित मतदान के क्षेत्र में। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बिहार जो है मोबाइल आधारित ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और दोस्तों ये आपको एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। अगर आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या BSSC सिजिल 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रश्न जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। तो इस प्रश्न को आप नोट कर लें, साथ ही साथ अगर याद करना चाहते हैं याद कर ले, है ना। कहा रहा है दोस्तों बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल ऐप से वोटिंग की अनुमति दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने बताया कि यह ई वोटिंग सुविधा जो है 28 जून 2025 को पटना, रोहतास और पूर्वी चंपारण के 6 नगर परिषदों में लागू की गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न, और ये भी आपका करंट अफेयर से संबंधित है। इसमें कह रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, है ना, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन किन 2 स्थानों पर किया गया। ऑप्शन है आपका ए मनाली और शिमला, बी है लेह और गुलमर्ग, सी है औली और नैनीताल, डी है धर्मशाला और कुल्लू। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सही जवाब क्या होगा दोस्तों,
इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी, अर्थात लेह और गुलमर्ग, है ना। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन जो है 2 स्थलों पर हुआ। कहाँ कहाँ हुआ? तो एक तो लेह हुआ और दूसरा गुलमर्ग हुआ, है ना। लेह जो है आपको, लेह की बात करें दोस्तों तो ये आपको लद्दाख में है ना। दूसरा गुलमर्ग की बात करें तो गुलमर्ग आपका जम्मू कश्मीर में है। आप लोग दोस्तों ये तो करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, आप दोनों यूनियन टेरिटरी प्रदेशों का राजधानी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। चलिए पहला चरण की बात करें दोस्तों, है ना। अगर इसकी पहली चरण की बात करें तो 23 से 27 जनवरी तक लेह में आयोजित किया गया था, जिसमें आइस हॉकी और आइस स्केटिंग जैसे खेल हुए थे। वहीं दूसरी चरण की बात करेंगे तो 9 से 12 मार्च तक गुलमर्ग में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है दोस्तों कि किस देश ने दुनिया का पहला थोरियम मोल्टेन साल्ट परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका और डी रूस। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात चीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 11 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है मार्च 2025 में 128 नए चंद्रमाओं के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बन गया है? ऑप्शन है आपका ए बृहस्पति, बी यूरेनस, सी शनि और डी है नेपच्यून। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात शनि, है ना। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है कि मध्य प्रदेश का नौवां टाइगर रिजर्व एवं देश का 58वां टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है? ये सारे प्रश्न जो है दोस्तों अभी करंट अफेयर से रिलेटेड है ना। तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है, ए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बी है कान्हा टाइगर रिजर्व, सी है माधव टाइगर रिजर्व और डी है पेंच टाइगर रिजर्व। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात माधव टाइगर रिजर्व, है ना। केंद्र सरकार ने 9 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है ना। और इसकी घोषणा जो है दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की है। ठीक है, यह नया राष्ट्रीय उद्यान मान्यता प्राप्त करने वाला राज्य का 9वां राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है आईसीसी महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? खिताब किस टीम ने जीता है? आईसीसी महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास ए मुंबई इंडियंस, बी है आपका दिल्ली कैपिटल्स, सी है आपका रॉयल चैलेंजर्स और डी है यूपी वॉरियर्स। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात मुंबई इंडियंस, है ना। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि उप विजेता कौन बनी, है ना। इस खेल में आईसीसी महिला प्रीमियर लीग 2025 का विजेता तो हो गया मुंबई इंडियंस, पर उप विजेता का नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है ना। उप विजेता का नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है दोस्तों कि 22 अप्रैल 2025 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस 2025 की थीम क्या थी? ऑप्शन है ए जलवायु कार्रवाई, बी है हमारी शक्ति हमारे ग्रह, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों यहीं पे हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारी शक्ति हमारे ग्रह। 22 अप्रैल 2025 को जो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था उसका थीम था हमारी शक्ति हमारे ग्रह। यह थीम अच्छे ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करने और एक अस्थायी भविष्य बनाने के लिए सभी की जिम्मेदारी पर जोर देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 15 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है कि 15 अप्रैल 2025 में भारत का कौन सा राज्य 100% जो है रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य बन गया है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात गुजरात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है अंकटाड से दिया गया है। अंकटाड विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला? भारत को प्रत्यक्ष विदेश निवेश प्राप्तकर्ता देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, है ना। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात 15। भारत को वर्ष 2024 में $28 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेश निवेश प्राप्त हुआ है, जो 2023 के स्तर पर ही है ना। भारत इस मामले में विश्व स्तर पर 15वें स्थान पर है ना, जबकि यह 2023 में 16वें स्थान पर था। वैश्विक एफडीआई प्रवाह में 11% की गिरावट आई, लेकिन भारत में यह स्थिर रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
17 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में कह रहा है क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को घोषित किया गया है ना। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को घोषित किया गया है। आपका ऑप्शन दिया गया है 2024, बी है 2025, सी है 2026 और डी है 2027। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात 2025 है ना। कहा गया है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र ने क्वांटम यांत्रिकी के प्रारंभिक विकास के 100 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 18 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है कि वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है। ऑप्शन दिया गया है ए 127, बी 131, सी 140, डी 148। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात 131वां है ना। इसमें भाग लेने वाले टोटल देशों की संख्या कितना है। तो टोटल देशों की संख्या दोस्तों है ना, इसमें भाग लेने वाले टोटल देशों की संख्या कितनी है। टोटल देशों की संख्या दोस्तों 148 है ना। भाग लेने वाले कुल देशों की संख्या 148। वहीं भारत की बात करें तो भारत का स्थान कौन सा है, 131वां स्थान है ना। और वहीं 2024 की अगर बात करें दोस्तों है ना, जैसा कि अभी एग्जाम का पैटर्न चल रहा है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपसे 2025 का ही पूछेगा। अगर 2024 की बात की जाए तो 2024 में भारत जो है 129वें स्थान पर था है ना। कौन से स्थान पर था, 129वें स्थान पर था। इसलिए 2025 में 2 स्थानों की गिरावट आई है। भारत का समानता स्कोर कितना है, तो भारत का समानता स्कोर की बात किया जाए दोस्तों तो वह है 64.1% है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है दोस्तों कि 21 जून 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी है ना। 2025 की थीम क्या थी, कब मनाया गया है। 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है और इसका थीम पूछा गया है। ऑप्शन है योगा फॉर वेल बीइंग, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली है ना, और डी है क्लाइमेट एक्शन के लिए योग। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी है ना, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ इसके मुख्य थीम था, जो वर्ष 21 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था उसका थीम था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों 20 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है कि 18 जून 2025 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन सिंधु का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है आपको ए में दिया गया है सूडान से भारतीयों को निकालना, बी है ईरान में फंसे भारतीयों को निकालना, यूक्रेन से भारतीयों को निकालना, या इजराइल से भारतीयों को निकालना। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है जून 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था। ऑप्शन है ए विरासत संरक्षण मिशन, बी है भारत पांडुलिपि मिशन, सी है राष्ट्रीय अभिलेख मिशन, और डी है दोस्तों डिजिटल भारत पांडुलिपि मिशन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या होगा है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात भारत पांडुलिपि मिशन है ना। 9 जून 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का शुभारंभ किया था, जिसकी घोषणा इस वर्ष के प्रारंभ में केंद्रीय बजट में की गई थी। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 22 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है कि मई 2025 में है ना, मई 2025 में किस देश ने शरिया कानून के अनुरूप न होने की चिंता जताते हुए है ना, शरिया कानून के अनुरूप न होने की चिंता जताते हुए शतरंज पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन आपका दिया गया है ईरान है, सऊदी अरब है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों है ना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अफगानिस्तान है ना। मई 2025 में दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने शरिया कानून के अनुरूप न होने की चिंताओं के कारण शतरंज पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध 12 मई 2025 को लगाया गया था। कब लगाया गया था, 12 मई 2025 को जो है इस पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है, अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।
है ना। चलिए, है ना, उनका कहना क्या है कि ये जो है जुए को बढ़ावा दे सकता है ना, जो इस्लाम में वर्जित है, इसलिए इस पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक भारत ने किस देश के साथ सूर्य किरण 18 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया, है ना। ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी भूटान। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात नेपाल, है ना। 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक भारत ने नेपाल के साथ सूर्य किरण 18 का संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया था। यह अभ्यास जो है दोस्तों कहाँ हुआ था? तो यह अभ्यास हुआ था नेपाल के सालझंडी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 2025 का विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीता है ना। बस 2025 का जो विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप है वो किसने जीता है? ऑप्शन आपको दिया गया है डी गुकेश ने, प्रणब वेंकटेश ने, या आर प्रज्ञानंद ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रणब वेंकटेश ने। प्रणब वेंकटेश ने जो है भारतीय ग्रैंड मास्टर, इन्हीं को कहा गया है, 2025 का विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है दोस्तों कि फरवरी 2025 में किस कंपनी ने अपना सबसे उन्नत कॉम्पैक्ट AI मॉडल जिसका नाम जेमिनी 3 है का अनावरण किया है? आपका ऑप्शन दिया गया है ए माइक्रोसॉफ्ट, बी है दोस्तों मेटा, सी है गूगल, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात गूगल, है ना। गूगल ने अपनी जेमिनी 2.5 सीरीज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मॉडल्स को सार्वजनिक रूप से क्या किया है? अनावरण किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 26 नंबर प्रश्न, और इसमें कहा गया है कि जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और 4 ऑप्शन में से आप लोग को सही जवाब बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन है एस सोमनाथ, बी है के शिवन, और सी है डॉक्टर वी नारायणन। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डॉक्टर बी नारायणन। इन्हें जो है दोस्तों जनवरी 2025 में इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 27 नंबर प्रश्न, और इसमें कहा गया है कि भारत ने वर्ष 2023 तक गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है ना। गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन है 240 गीगावाट, 280 गीगावाट, 500 गीगावाट या 550 गीगावाट। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, है ना। 2030 तक जो है कितना रखा गया है? 2030 तक जो है 500 गीगावाट उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न, और इसमें कहा रहा है दोस्तों कि मई 2025 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन दिया गया है मई 2025 में G7 शिखर सम्मेलन मुख्य रूप से वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित था, है ना। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है दोस्तों, दूसरा में कह रहा है भारत को उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर चर्चा के लिए G7 शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तीसरा ऑप्शन है सभी G7 सदस्यों द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शासन पर एक नई संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। और अब प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं, है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमें देखना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इसका क्या दिया गया है? ऑप्शन है केवल एक, है ना, केवल एक सही है, केवल एक सही है, एक और दो सही है, 2 और 3 सही है, या तीनों कथन सही है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, है ना। एक बार फिर से इसको देखते हैं G7 को। इसमें कह रहा है पहला है मई 2025 में G7 शिखर सम्मेलन मुख्य रूप से वैश्विक आर्थिक स्थिरता और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित था। तो ये तो दोस्तों सही है ना। चलिए अब दूसरा देखते हैं। पहला सही हो गया, दूसरा देखते हैं। भारत को उभरती
अर्थव्यवस्थाओं पर चर्चा के लिए G7 शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो ये भी सही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तीसरा में कह रहा है कि सभी G7 सदस्यों द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शासन पर एक नई संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। ये भी सही है ना। तो इसका जो है दोस्तों सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर प्रश्न, और इसमें दिया गया फरवरी 2025 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर विस्तार परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दिया गया है फरवरी 2025 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर विस्तार परियोजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया, है ना। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, कह रहा है कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए कनेक्टिविटी और सुविधाओं में सुधार करना है ना। तो चलिए इसके बाद हम लोग तीसरा ऑप्शन देखेंगे। तीसरा ऑप्शन है कि इसमें गंगा नदी तक व्यापक पहुंच बनाने के लिए आसपास की संपत्तियों का अधिग्रहण और पुनर्विकास शामिल था। अब इसमें प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ठीक, केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही है, 2 और 3 सही है, या सभी सही है। तो चलिए फिर से एक बार चेक कर लेते हैं बार से। कह रहा है कि फरवरी 2025 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर विस्तार परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा करते हैं, है ना। और पहला कथन कह रहा है दोस्तों, है ना, पहला कथन क्या कहा गया, पहला कथन में कहा गया है कि फरवरी 2025 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर विस्तार परियोजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया है। तो ये दोस्तों सही है ना। बस 2025 में फरवरी महीने में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर विस्तार परियोजना का दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया है, ये सही है। यहाँ पे अगर दूसरा ऑप्शन की बात करें तो इस परियोजना का उद्देश्य मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए कनेक्टिविटी और सुविधाओं में जो है बढ़ोतरी करेगी, ये भी सही है। चलिए तीसरा है दोस्तों कि इसमें गंगा नदी तक व्यापक पहुंच बनाने के लिए आसपास की संपत्तियों का अधिग्रहण और पुनर्विकास शामिल था, ये भी सही है। अर्थात इसका जो है सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कवाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है ना। कवाल टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है, कवाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिया गया है ए महाराष्ट्र में, है ना, ए महाराष्ट्र में, बी है तेलंगाना में, सी है आंध्र प्रदेश में, और डी है छत्तीसगढ़ में। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात तेलंगाना में। कवाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। यह राज्य के उत्तरी तेलंगाना क्षेत्र में स्थित है, और इसे वर्ष जो है 2012 में है वन जीव अभ्यारण्य से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। वर्ष 2012 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, किसे, तो कवाल टाइगर रिजर्व को। अब दोस्तों आप लोग को कमेंट में बताना है कि तेलंगाना में और कौन कौन से जो है वन जीव अभ्यारण्य हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 31 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वह प्रमुख संवैधानिक प्रावधान था जिसके माध्यम से बिहार की एक सदनीय विधायिका को द्विसदनीय संरचना विधानसभा एवं विधान परिषद में परिवर्तित किया गया था, है ना। यानी कि कह रहा है कि बिहार में द्विसदनीय जो है व्यवस्था कब लागू किया गया था या किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया। अब ऑप्शन आपको 4 दिया गया है। ऑप्शन है 1 भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, और भारत सरकार अधिनियम 1947 के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा, अरे यार चलिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चोम्स्फोर्ड सुधार भी कहा जाता है, के अंतर्गत भारत में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। इसी अधिनियम के तहत जो है बिहार की विधान व्यवस्था को एक सदनीय से द्विसदनीय में बदला गया। बाद में 1936 में बिहार को एक पृथक राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 32 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और ऑप्शन 1 में दिया गया है कि इस अधिनियम के तहत बिहार को बंगाल से अलग कर एक स्वतंत्र प्रांत बनाया गया, है ना। क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है बिहार को बंगाल से अलग कर एक स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था, क्या ये सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। है ना, तो ये दोस्तों सही है। क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। एक तो आपको सही हो गया, दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा कह रहा है दोस्तों इस अधिनियम में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। तीसरा है दोस्तों
चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है, कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई है ना। उपर्युक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुने, है ना। ऑप्शन दिया गया है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3 और डी है सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ना, डी सही जवाब हो जाएगा। सभी सत्य है। क्यों सही, पहला तो सत्य हो गया वहाँ। दूसरा देखेंगे इसका, कह रहा है इस अधिनियम में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्ता दे दी गई थी। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि वर्ष 1919 में जो है प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा क्या किया गया कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। और दोस्तों इसी अधिनियम के द्वारा जो है केंद्र में द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई थी, है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो तीनों कथन जो है दोस्तों सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 33 नंबर प्रश्न। इसमें कह रहा है बिहार में चौकीदारी कर के विरोध में चलाया गया आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा था, है ना। ऑप्शन है ए असहयोग आंदोलन, ए है आपका ऑप्शन असहयोग आंदोलन, बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन और डी है खिलाफत आंदोलन, है ना। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, तो चौकीदारी आंदोलन को जो है राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा था। किस आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा था ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है बिहार में बेगूसराय जिला में क्या हुआ था, चौकीदारी आंदोलन हुआ था। चौकीदारी कर के विरोध में एक आंदोलन शुरू हुआ था, है ना। और ये जो सशक्त जन आंदोलन है ये जो है आपको कहाँ तो सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना सहित अनेक जिलों में जो है चौकीदारी कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न में कहा गया है दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं की प्रमुख भूमिका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष रूप से देखी गई, है ना। और पहला दिया गया है ए में शराब दुकानों के बहिष्कार में, ठीक है। बी है दोस्तों सरकारी कार्यालयों की घेराबंदी में, है ना। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो यही है, शराब दुकानों के बहिष्कार में जो है महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न देखेंगे। 35 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों, इस प्रश्न में कहा गया है कि मध्यकालीन भारत के दौरान बिहार शरीफ नगर, है ना, बिहार शरीफ नगर जो कि अभी नालंदा जिला का हेडक्वार्टर है, नगर को किस किस रूप में प्रमुखता प्राप्त थी, है ना। ऑप्शन दिया गया है आपके पास, व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था, धार्मिक आस्था का केंद्र था, शिक्षा और विद्या का प्रमुख केंद्र था, प्रशासनिक संचालन का केंद्र था, है ना। और इसमें कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। एक में दिया गया आपका केवल 1 और 2 और 3 सही है, बी है दोस्तों 2, 3 और 4 सही है, सी है 1, 3 और 4 सही है, उपर्युक्त सभी, है ना। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। फिर से एक बार देखते हैं ऑप्शन को दोस्तों। पहला जो है कह रहा है कि व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था, तो ये गलत है, ये व्यापारिक गतिविधि का केंद्र नहीं था। धार्मिक आस्था का केंद्र था, तो ये सही है, यहाँ जो है बौद्ध धर्म उस समय जो है अपनी चरम सीमा पर था। दूसरा है शिक्षा और विद्या का प्रमुख केंद्र था, तो ये भी दोस्तों सही है ना, नालंदा विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख संस्थान थे। प्रशासनिक संचालन का केंद्र था, तो ये भी सही है ना, यानी कि 2, 3 और 4 सही है। तो इसमें देखेंगे 2, 3, 4 किस में दिया गया है, तो ये हो गया आपको दोस्तों ऑप्शन बी में। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है दोस्तों कि किस सूफी संत को बिहार का रोशन चिराग कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है ए मखदूम मुनीम पाक, बी है मखदूम सरफुद्दीन, सी है मखदूम अहमद चरमपोश, डी है मखदूम शाह मुबारक। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, मखदूम मुनीम पाक। इनका पूरा नाम था दोस्तों मखदूम शाह मोहम्मद मुनीम पाक, ठीक है। ये बिहार के शेखपुरा जिले में पचना गांव में जन्म एक प्रसिद्ध भारतीय सूफी संत थे। वे कादिरिया सूफी सिलसिले से जुड़े थे और अबू लोलाई नक्शबंदी आदेश से खिलाफत प्राप्त थी। उनका आध्यात्मिक संबंध जो है अहमद सरहिंदी जैसे महान सूफी संतों से भी था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी से संबंधित। कह रहा है शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड किस प्रशासनिक उद्देश्य की पूर्ति करता था। ऑप्शन दिया गया है दोस्तों आपके पास, सैन्य आवागमन, है ना, पहला है क्या सैन्य आवागमन, व्यापारिक सुविधा, डाक सेवा विस्तार है,
उपर्युक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल 1 और 2 सही है ना। और बी है 2 और 3 सही है, सी 1 और 3 सही है, और डी जो है दोस्तों सभी सही है। तो अगर जैसा कि हम लोग जानते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में, तो ये सारी सुविधाओं से लैस था, तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों सभी सही हो जाएगा, है ना। और शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था और ये सबसे बड़ा सड़क था। अब नेक्स्ट है 38 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है दोस्तों किस मुगल सम्राट ने पटना को जो है राजस्व प्रदेश के रूप में संगठित किया? ए बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट है दोस्तों सासाराम में शेरशाह सूरी का जो मकबरा है किस शैली में निर्मित है? ऑप्शन है ए बंगाली शैली में, बी है मुगल स्थापत्य शैली में, अफगानी शैली में, या राजस्थानी शैली में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। किस शैली में है? तो अफगानी शैली में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 40 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है दोस्तों कि मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी, है ना, याहिया मनेरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? ए है चिश्ती, बी है कादरी, सी है सुहारावर्दी और डी है फिरदौसी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, है ना। याहिया जो मनेरी है वो क्या है? फिरदौसी सूफी सिलसिले से संबंधित है, ठीक है। और इनकी बात किया जाए दोस्तों तो ये नजीबुद्दीन फिरदौसी के शिष्य थे, है ना। किसके शिष्य थे? तो नजीबुद्दीन फिरदौसी के शिष्य थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चलिए विचार करते हैं। पहला है दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने किया था, ठीक है। दूसरा है यह शिक्षा संस्थान प्रमुखतः वैदिक शिक्षा और संस्कृति पर केंद्रित था। तीसरा यह विश्वविद्यालय विदेशी छात्रों के लिए भी प्रसिद्ध था, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। करा उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है ना। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2 सभी सही है। तो चलिए इसको एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। अब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित है दोस्तों, तो हम लोग इसको चलिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी, तो ये तो दोस्तों सही है। दूसरा यह शिक्षा संस्थान प्रमुखतः वैदिक शिक्षा और स्मृति पर केंद्रित था, तो गलत है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। किससे संबंधित था दोस्तों? बौद्ध धर्म से। तीसरा है यह विश्वविद्यालय विदेशी छात्रों के लिए भी प्रसिद्ध था, तो ये भी सही है। यानी कि 1 और 3 सही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा केवल 1। क्या हो जाएगा? केवल 1 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, और इसमें दोस्तों कह रहा है कि मगध साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मगध साम्राज्य के संदर्भ में विचार करना है। मगध की प्रारंभिक राजधानी वैशाली थी, क्या ये सही है ना। मगध की प्रारंभिक राजधानी वैशाली थी? नहीं, मगध की प्रारंभिक वैशाली तो दोस्तों मगध नहीं थी। दूसरा है वैशाली नहीं थी। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था, ये तो सही है। मगध साम्राज्य में पहली बार लोहे का उपयोग और हाथी बल का संगठित प्रयोग किया है ना। तीसरा है अब कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है केवल 1 और 2 सही है, बी में केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है ना, और डी में देखें तो सभी सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो पहला दोस्तों हम लोगों ने देखा कि पहला गलत है ना। क्यों? क्योंकि मगध की प्रारंभिक राजधानी वैशाली नहीं थी बल्कि राजगीर थी। क्या थी दोस्तों? राजगीर। दूसरा है दोस्तों अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था, ये सही है। तीसरा मगध ने लोहे के औजार और हाथी सेना के बल पर व्यापक विस्तार किया था, ये भी सही है ना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो केवल 2 और 3 सही है। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। 43 नंबर प्रश्न है, और इसमें कह रहा है कि प्राचीन बिहार के शिक्षण संस्थानों के संबंध में विषय में विचार कीजिए। ऑप्शन है 1 विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी, है ना। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी, और यह जो है दोस्तों, है ना, तो ये तो सही हो गया। दूसरा है उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी, तो ये भी सही है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? गोपाल ने किया था, और उसका संबंध था पाल वंश से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 और 2 तो सही हो गया। अब तीसरा देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्या है? तीसरा में कह रहा है कि दोनों विश्वविद्यालय केवल जैन धर्म के अध्ययन का केंद्र था, है ना। तो ये गलत है। ये दोनों ही जो शिक्षा संस्थान है उसका संबंध जैन धर्म से नहीं था बल्कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। कौन सा शिक्षा का केंद्र था? बौद्ध धर्म से संबंधित था। ये धर्म से संबंधित था दोस्तों, बौद्ध धर्म से, न कि जैन धर्म से। तो तीसरा गलत हो गया। हम लोग देखें पहला और दूसरा सही है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों
वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में कह रहा है दोस्तों कि प्रमुख विद्वान कौन थे जिन्हें तिब्बत भेजा गया था। ऑप्शन है ए में कुमारजीव, बी है नागार्जुन, सी है अतीश दीपंकर और डी है आर्यभट्ट। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात अतीश दीपंकर, है ना। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वान थे जिन्हें तिब्बत भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 45 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है दोस्तों कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार के किस क्षेत्र को सामरिक दृष्टि से स्ट्रेटेजिक सेंटर घोषित किया गया था। ऑप्शन ए है आरा, बी मुंगेर, सी पटना, डी दरभंगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात मुंगेर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इल्बर्ट बिल से संबंधित, है ना। कह रहा है इल्बर्ट बिल विवाद निम्नलिखित से संबंधित था, है ना। चलिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन देखते हैं। पहला है भारतीयों द्वारा हथियार रखने पर कुछ प्रतिबंध लगाना। दूसरा है भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाना। तीसरा है दोस्तों यूरोपीय लोगों के मुकदमों के संबंध में भारतीय मजिस्ट्रेटों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना। आयातित सूती कपड़े पर शुल्क हटाना, है ना। तो किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। यानी कि ब्रिटिश शासन में इल्बर्ट बिल जो है 1883 ईस्वी में मार्केस ऑफ रिपन के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था, है ना। इल्बर्ट बिल किसके कार्यकाल में पेश किया गया, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, ठीक है, जिसे सर कोर्टेन पेरेगिन इल्बर्ट यानी वायसराय के प्रसिद्ध परिषद के कानूनी सदस्य ने लिखा था। इस अधिनियम के अनुसार जो है भारतीय न्यायाधीश, है ना, भारतीय न्यायाधीश जो है यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चला सकते थे। अधिनियम को बदलने के लिए सर सीपी इल्बर्ट के साथ मैराथन चर्चा हुई जिससे भारतीयों को फायदा हुआ और इसे प्रसिद्ध इल्बर्ट बिल या श्वेत विद्रोह 1883 की संज्ञा दी गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 47 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है दोस्तों कि महात्मा गांधी के, है ना, इस प्रश्न में कहा गया है महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ कौन सा भारतीय जन आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन है ए खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। तो अगर हम लोग खिलाफत आंदोलन की बात करें तो इसका संबंध वर्ष 1919 से है। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में और दांडी मार्च जो है दोस्तों इसका संबंध भी 1930 से है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 48 नंबर प्रश्न और इसमें कहा गया है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान या महान कोलाहल निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन है ना। चलिए इसका जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है ए में 1857 का विद्रोह, है ना, ए में क्या दिया गया है 1857 का विद्रोह है। बी है कारगिल युद्ध 1921 का मोपला विद्रोह और यहीं पे बात करेंगे दोस्तों आपका ऑप्शन सी भी दिया गया है। सी में दिया गया है 1859-60 का इंडिगो विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 19। सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझते हैं कि उल गुलान शब्द का अर्थ क्या है। तो उल गुलान शब्द का अर्थ है महान कोलाहल, विशेष रूप से लोगों का एक बड़े समूह द्वारा उत्पन्न एक जोरदार शोर। यह विद्रोह मुंडा राज और विदेशी राज से स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास था। बिरसा मुंडा ने 1899 से 1900 ईस्वी में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है 49 नंबर प्रश्न और इसमें दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्त काल का है। तिगावा जबलपुर मंदिर का विष्णु मंदिर, दूसरा है भूमरा का शिव मंदिर, सी है कोह का शिव मंदिर। ये तीनों में से कौन जो है दोस्तों, है ना, ये तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये तीनों मंदिर जो है दोस्तों आपको संबंधित है गुप्त काल से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 50 नंबर प्रश्न और कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व संग्रह के प्रभारी को आमिल कहा जाता था, है ना। दिल्ली सल्तनत के काल में राजस्व प्रशासन में राजस्व संग्रह के प्रभारी को आमिल के रूप में जाना जाता था। क्या ये सही है। दूसरा है दिल्ली के सुल्तानों को एकता प्रणाली की एक प्राचीन स्वदेशी संस्था थी, है ना। चलिए और देखते हैं। तीसरा है दोस्तों कि तीसरा है बख्शी का पद जो है दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आया था, है ना। कौन सा कथन सही है, तो ये तो आपको गलत हो गया, है ना। दूसरा भी गलत था। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा
वो हो जाएगा केवल ए, है ना। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में प्रारंभिक तुर्की विजय ने कई स्थानीय प्रमुखों को विस्थापित कर दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 51 नंबर प्रश्न, और इसमें कहा गया है कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात कलकत्ता अधिवेशन 1906, है ना। अब बात किया जाए कि कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता किसने किया था, तो वो किए थे दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, है ना। कलकत्ता अधिवेशन दोस्तों 1906 में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के द्वारा किया गया था, है ना। इसी अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन नामक 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं।